लास्ट क्लास पे कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? लास्ट क्लास में प्रोसेस बचा था ना, हम लोग वर्क डन निकालना सीखे थे, याद है? ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करे थे, ये W बराबर इंटीग्रल PdV वाला, याद है? यहीं तक हुआ था ना। उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे कि ग्राफ के नीचे कैसे का एरिया अंडर कर्व वाला कॉन्सेप्ट यूज करे थे, बोलो। यहीं तक हुआ था ना सभी का। और हेडिंग क्या जमाए थे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हेडिंग जमा लो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मो क्या, अरे नेटवर्क का दिक्कत है यार इस टाइम थोड़ा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हिंदी में इसको ना ऊष्मगतिकी प्रक्रम कहते हैं। इसको ऊष्मगतिकी प्रक्रम, प्रोसेस को प्रक्रम कहते हैं, याद रखना। यूपी बोर्ड वाले हैं तब ना। ऊष्मगतिकी प्रक्रम। चलो, कोई बताएगा क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? चल रहा है ना जी। चलो देखो क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कोई एक तरीका होगा किसी चीज को पढ़ने ओढ़ने का, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी घटना जब घटती है ना थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक ना, थर्मोडायनेमिकली, ठीक ना, उसी वो जो घटना जो ऑकर करा है, जो इवेंट ऑकर करना नहीं है, इसे घटना ही समझो, ठीक ना। तो उसी जो घटना ऑकर करा है ना, लेकिन थर्मोडायनेमिकली अगर ऑकर करा है तो उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि घटना घट रहा है? घटना का मतलब ये हुआ ना यहाँ पे कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स थे, याद करो पिछले क्लास में मैंने स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक स्टेट बड़े अच्छे से समझा रखा था तुम लोग को। मैंने कोऑर्डिनेट की चर्चा की है ना, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट की PV और T की चर्चा की थी, ठीक ना। और उसमें हम लोग वो भी पढ़े थे, उसी को हमने थर्मोडायनेमिक स्टेट के नाम से भी पढ़ा था। तो घटना का मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि PV या T में, या फिर जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं, उन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में क्या होना, चेंजेस ऑकर करें। क्या ऑकर करें? उन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में, या फिर वो जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स थे, जो जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट बोले थे, और ग्राफ पे हमने समझा था, याद करो। थर्मोडायनेमिक स्टेट तुम लोग को अगर याद हो तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एक पॉइंट है किसी भी रीजन में, अरे याद है, या फिर किसी भी स्पेस में एक छोटा सा वो वाला पॉइंट था। यहाँ पे हमने पढ़ा था P1 V1 T1 था, और इनिशियली कुछ ऐसा सा था, और फाइनली कुछ चेंज होकर के अगर P2 V2 T2 पे गया था, तो ये दोनों ही थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बोलो। ये वाली बात याद है? तो ये जो चेंज ऑकर कर रहा है ना, इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं, या इसी चेंज को हम घटना के रूप में पढ़ रहे हो, ठीक ना। कि थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी घटना अगर ऑकर करती है, और घटना ऑकर करने का मतलब क्या कि स्टेट वेरिएबल्स में चेंज आ जाए, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में अगर चेंज आ जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसी को? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। तो इसीलिए इसकी एक डेफिनेशन है, लिख लो, बोल दे रहा हूं, डेफिनेशन लिखो। लिखो, whenever there is change in thermodynamic variables of the system, whenever there is change in the thermodynamic variables of the system, then thermodynamic process is supposed to occur. Then thermodynamic process is supposed to occur. एक बार फिर से सुन लो। whenever there is change in the thermodynamic variables, whenever there is change in the thermodynamic variables of the system, अच्छा यहाँ पे सिस्टम कौन सा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की चर्चा की जा रही है, ठीक है। of the system, then thermodynamic process is supposed to occur. Then thermodynamic process is supposed to occur.
ठीक ना। इसी को कई लोग अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, अलग अलग डेफिनेशन भी देते हैं, ठीक ना। किताब पढ़ोगे कई डेफिनेशंस मिलेंगे, एक छोटा सा डेफिनेशन लेकर के चलो। या फिर एक और डेफिनेशन इसको कैसे, ये जो वहाँ पे मैंने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोला है ना, वहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, स्टेट वेरिएबल्स बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक ना। बट यहाँ पे जो स्टेट बोल रहा हूँ वो याद रखेगा, अगेन फिर से बता रहा हूँ, वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला नहीं है, ये जो स्टेट की चर्चा की गई थी उस स्टेट की चर्चा की जा रही है, ठीक ना। तो एक और डेफिनेशन लिखो और करके दूसरा लिख लो, व्हेनेवर देयर इज चेंज, व्हेनेवर देयर इज चेंज in the value of thermodynamic state variables, whenever there is change in the value of thermodynamic state variables, in the value of thermodynamic state variables, then the system is said to undergo, then the system is said to undergo thermodynamic process, then the system is said to undergo thermodynamic process, thermodynamic process, ठीक ना। अब इस प्रोसेस को ना कैसे पता करें भैया कि कौन से प्रोसेस का P बदल रहा है कि V बदल रहा है कि T बदल रहा है कि सब के सब बदल रहे हैं, कैसे वेरिएशंस है। तो इन्हीं वेरिएशंस को समझने के लिए ना इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जो चर्चा की जा रही है, इसी को एनालाइज करने के लिए क्या किया गया, एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इंडिकेटर डायग्राम बनाया गया है। तो लिखना, टू एनालाइज दीज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, टू एनालाइज द thermodynamic process, to analyze the thermodynamic process, there is a graph given to us known as indicator diagram. There is a graph given to us known as indicator diagram. अभी तक तुम लोग P वर्सेस V का पढ़ते आ रहे थे, अब बहुत पढ़ोगे, ठीक ना। एंट्रोपी भी अब इंक्लूडेड है। एंट्रोपी हम लोग फर्स्ट लॉ जब पढ़ दोगे, फर्स्ट लॉ के बाद है, ठीक ना, अभी बहुत दूर है एंट्रोपी। तो जब वहां पे आएगा ना एंट्रोपी, तब वहां पे पी, अभी तक पीवी ही पढ़ो, शुरुआत भी अभी पीवी में ही हम लोग खेल खेलेंगे, ठीक ना। तो ये हमेशा इंडिकेटर डायग्राम का मतलब P वर्सेस V वाला ही नहीं, बहुत हो सकता है, ठीक ना। T वर्सेस S का भी हो सकता है, वहां पे वही S जो है तुम्हारा वो एंट्रोपी है, ठीक ना। तो इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए या फिर इसके बारे में पता करने के लिए कि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की चर्चा की जा रही है, ये यहाँ पे जो वेरिएबल की चर्चा की जा रही है वो वेरिएबल कौन है हमारे इस पीवी और टी में। इन जनरल हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो इस पीवी और टी में कौन सा बदल रहा है, कौन से वाली स्टेट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, वो सारी चीजें हम लोग किस पे पता करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इंडिकेटर डायग्राम के हेल्प से पता करते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, टू एनालाइज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वी हैव इंडिकेटर डायग्राम, वी हैव इंडिकेटर डायग्राम। आमतौर पे P वर्सेस V वाला ही तुम लोग अभी तक देखे होंगे, ठीक ना। P वर्सेस V पे ही, और P वर्सेस V पे ही सारा का सारा डिफाइन भी है। मतलब जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की चर्चा हम लोग फिलहाल करते हैं और जितने हैं वो सभी के सभी P वर्सेस V पे ही डिफाइंड है, ठीक ना। देखो अब डिपेंडिंग अपॉन ये PV और T, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को 5 तरीके से डिफाइन करा गया है, ठीक ना। 5 तरीके से, ध्यान से सुनना, 5 तरीके से। पहला कौन सा, प्रोसेसेस देख, और एक अलग प्रकार से भी है, उनको भी बताता हूँ, ठीक ना। तो पहले हमको ये 5 जान लेते हैं, क्योंकि ये तुम लोग पहले पढ़े हो तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। पहला कौन सा है, सबसे पहला हम लोग पढ़ते, कौन ले लो, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा आइसो, ये मैं केटीजी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। फर्स्ट ईयर वाले नहीं पढ़े सब, इसीलिए फिर से पढ़ा रहा हूँ। केटीजी जब पढ़ाए थे तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ, और इसके पहले मैंने पूरा बाकायदे ग्राफ भी पढ़ाया था, ठीक ना। और ये इसलिए पढ़ा रहा है ना, क्योंकि एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा था हमको व्हाट्सएप पे कि भैया एक बात बताइए कि ये जो हम लोग पीवी डायग्राम प्लॉट करते हैं और वहाँ पे जब एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, ठीक ना। तो उसमें ना ये वाला जो होता है ये आइसोकोरिक होता है, ठीक, और ये वाला जो होता है ये आइडियाबेटिक होता है, ठीक ना।
अभी ये थोड़ी देर बाद आएगा, उसका क्वेश्चन पहले सुन लो, इसी के लिए ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है ये, ठीक ना। तो आइसोकोरिक में और एडियाबेटिक में यहाँ पे अंतर क्या है? तो एक अंतर तो साफ साफ भैया दिखाई पड़ रहा है कि इसका स्लोप और इसके स्लोप में अंतर, इसका स्लोप इसके स्लोप से ज्यादा है। आइसोकोरिक का, सॉरी आइसोकोरिक नहीं होता है ये, आइसोथर्मल होता है, सॉरी आइसोथर्मल होता है ये, ठीक ना, आइसोथर्मल होता है। तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो कम होता है एडियाबेटिक से। तो और ये वाला जो होता है, अगर इसको P मान लो और इसको V मान लो, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, देखो प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है, ठीक ना, लेकिन वॉल्यूम में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, यानी कि इस वाले में कौन सा कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है, यहाँ पे V कांस्टेंट है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोकोरिक को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोकोरिक को। और ये वाले पे देखो क्या प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो ये वाला जो है, अगर मैं नाम दे दूं इन सभी को 1 2 3 4, एक और भी होता है इनके बीच में, ठीक ना, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्योंकि ये वैसे यहाँ पे बताना नहीं चाहिए। जब फर्स्ट लॉ पढ़ लोगे ना तब एडियाबेटिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। वेल क्वेश्चन यहाँ पे ऑकर करा है, जब प्रोसेसर्स की बात पहले आएगी तो हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक ना। बस एक चीज यहाँ पे तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, PV टू दी पावर गामा होता है। कैसे होता है ये कल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े हो ना, तो इसीलिए यहाँ पे तनिक दिक्कत होगी तुम लोगों को, तो इसीलिए। और एडियाबेटिक क्या होता है ये भी नहीं पता अभी तुम लोगों को, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी। बस एक ये वाली चीज याद रखिएगा, ठीक ना, कि एडियाबेटिक में ये होता है। चलो यहाँ पे आओ, तो जैसे देखो ये अगर मैं पहले वाले इस लाइन की चर्चा करूं, ठीक ना, ये जो तुम्हारा ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो पहली वाली लाइन है, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाला टेम्परेचर के रिगार्डिंग है, ये इसको एडियाबेटिक बोल रहे हैं, और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है। तो उसका क्वेश्चन कैसे था कि इन दोनों के बीच अंतर कैसे पता करेंगे, और ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया कि एडियाबेटिक और ये एकदम सिमिलर से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एडियाबेटिक नीचे से गया है। कोई बताएगा? सेकेंड ईयर वाले तो बता सकते हैं। ऐसा क्या है कि एडियाबेटिक नीचे से जाता है और आइसोथर्मल ऊपर से जाता है, लेकिन देखने में दोनों सिमिलर लगते हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है ना कि इनके बीच में भी एक होता है, इनके बीच में भी एक होता है जिसको पॉलीट्रॉपिक कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं। कोई बताएगा सेकेंड ईयर से? तो हम लोग ऐसे बस 4 ही नहीं होते, 5 पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने तुम लोग को क्या बताया, 5 प्रोसेसेस पढ़ने। तो पहला कौन सा हो गया भैया? आइसो। तो इसका जवाब देना था, इसीलिए हम लोग इसको बाकायदा पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन अगेन वर्क डन वाली चीज नहीं निकलवाऊंगा, ठीक ना, वर्क डन का काम नहीं है, और बहुत आसान चीज है। मैं प्रोसेस बता दूंगा कैसे निकाला जाता है, खुद से निकाल लोगे तुम लोग, ठीक ना। इधर देखो, तो पहला प्रोसेस कौन सा? आइसोकोरिक। दूसरा कौन सा? आइसोबारिक। ये दोनों आसान है, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो, ठीक था, तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा कौन सा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है ना समान रहने वाला, ठीक ना, जो चेंज ना हो, ठीक ना, जिसका जो कांस्टेंट रहे, ठीक ना, ऐसा भी समझ सकता है, ठीक ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। चौथा कौन सा भैया? चौथा है एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। और पांचवा कौन सा है? पांचवा हम लोग का पॉलीट्रॉपिक। यहां पे लिख देता हूं पांचवा कौन सा है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक तभी पढ़ पाओगे जब एडियाबेटिक पढ़ पाओगे, ठीक ना। अगर एडियाबेटिक समझ में आएगा तो पॉलीट्रॉपिक ऐसा ही निकाल दिया गया है, एक बीच का प्रोसेस है, ठीक ना। तो ये बात तो पता होगी तुम लोग को कि आइसोकोरिक क्या होता है। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, बताएगा कोई? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हेडिंग जमा वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो एक चीज और पहले सुन लो। एक तो तुम लोग का ये क्वेश्चन याद रखना कि ऐसा क्यों है, ठीक ना। और अरे कोई बताया नहीं इसका कैसे हुआ, ये क्यों एडियाबेटिक आइसोथर्मल के नीचे लाई कर रहा है। किताब में भी दिया हुआ है, सभी किताबों में है। क्या ऐसा क्या हो गया कि एडियाबेटिक नीचे से चला गया और जो आइसोथर्मल था वो ऊपर से रह गया, और दोनों में क्या अंतर था? देखने में तो दोनों ही सिमिलर लगते हैं, किताबों में दिया हुआ है। तो देखो, एक तो प्रोसेस हम लोग ऐसे क्वांटिटी बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे डिफाइन करें। एक अलग तरीके के भी प्रोसेसेस पढ़ने हैं हम लोग को, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें पहला पढ़ना है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा? रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तीसरा कौन सा, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। और ये सब के सब, इन सब से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सबका है इंपॉर्टेंस प्रोसेस। चौथा कौन सा, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक, अरे एडियाबेटिक है तो भाई लिखवाया हूं, ठीक ना। तो ये चार अलग हैं, इससे हटके हैं, लेकिन इन चारों का जो इंपॉर्टेंस है ना इनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं आता रहेगा। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब ये वाली क्लास लगेगी ना इनकी, तो बहुत ध्यान से पढ़ना ये वाला क्लास, ठीक ना। और लाइव वाला तो जरूर ज्वाइन करना, ताकि क्वेश्चंस पूछ सको। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और कॉन्सेप्ट देखने में इसका बहुत छोटा छोटा है, लेकिन है बहुत टफ कॉन्सेप्ट इसका, ठीक ना। मतलब देखने में लगेगा कि हाँ भैया प्रोसेस मेरे रिवर्सिबल सा है, लेकिन वो रिवर्सिबल रहता नहीं है, ठीक ना। चलो, तो ऐसे दो हिस्से में ये हमको अभी यहाँ पे हमको उससे नहीं लेना देना फिलहाल। अभी फिलहाल हमको इसको उससे नहीं डील कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे या फिर स्टेट वेरिएबल्स के चेंजेस के बेसिस पे हम लोग बस यही 5 ही डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो हेडिंग है वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। उसमें पहला हेडिंग जमाइए आइसोकोरिक या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या फिर इसी को और क्या नाम दिया गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा नाम, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस वाले से अपने आप ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, बताना। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे v कांस्टेंट, यानी चेंज इन v, यानी कि dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0। dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा, वो वाली चीज याद है क्या, मैंने याद करो जब मैं KTG पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जो R होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक होता है तुम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। याद है क्या, बताना। जब KTG पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि हर बारी R तुम्हारा, ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सल वाला ही हो। अगर फॉर्मूला बदल जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे अब हम लोग कौन सा, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है ना, PV बराबर MRT होता है ना ये फॉर्मूला। यहाँ पे M मास है, मोल नहीं है, याद रखिएगा। NRT नहीं बोल रहा हूँ, MRT बोल रहा हूँ। PV बराबर MRT सही है कि गलत है, अरे बोलो। PV बराबर MRT, ये भी पूछा था, ये जिसने ये पूछा था उसने ये भी पूछा था कि इस पे बताइए, NRT पे तो होता ही है, इस पे बताइए। तो याद रखना है वो जो PV बराबर NRT जो तुम लोग पढ़ते हो ना, वहीं से निकल करके आया ये भी सही, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है। PV बराबर NRT ना, यहाँ पे जो R है ना ये आमतौर पे ऐसे लिखा जाता है, R बार करके, ठीक ना। या फिर अगर ये MRT वाला लिख रहे हो तो इस पे R बार लगा दो, इसको हटा दो। जैसे कुछ मास्टर लोग इस पे R बार लगाए रहते हैं, कुछ लोग इस पे नहीं लगाए रहते हैं। अच्छा, तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जो R है ये गैस कांस्टेंट है, या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो दोनों में अंतर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन ये बनता है। तो दोनों में अंतर ऑकर करता है इसके कारण, ठीक ना। चलो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने इसको माना स्मॉल m, इसको माना मैंने कैपिटल M, ठीक ना। तो यही स्मॉल m की जगह पे क्या कर दो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m की जगह पे n इंटू कैपिटल M लिखा जा सकता है क्या, बताना। क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m की जगह पे n इंटू कैपिटल M लिख सकता हूँ, अरे बोलो, ठीक। अब क्या करो, यहाँ पे ये जो तुम्हारा है ना ये वाली चीज, कहाँ पे इसको पुट करोगे, इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो ये किस में बदल जाएगा, PV बराबर N M R T। अरे हो जाएगा इतना, बोलो।
तो ये जो m इंटू आर है ना, ये जो m इंटू आर है इसी को r बार लिखा जाता है, और ये होता है तुम लोग का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो यहाँ पे लिख रखा है तुम लोगों ने, ठीक ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आया है इस वाले, और याद रखिएगा इसीलिए मैंने शुरुआत में मैं ये पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये जनरली एक जो हम लोग लिख करके चलते हैं पीवी बराबर एनआरटी वाले में, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुआ करता है जिसकी वैल्यू वही 8.314 किलो जूल पर मोल पर केल्विन है। ये वाला जो होता है ना वही वाला है ये, लेकिन ये अलग है, ठीक ना, ये अलग है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये इसको निकालें कैसे, तो वहां से देखो साफ साफ क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना तुम लोगों को कि सॉरी वो कैपिटल वाला M, कैपिटल M इंटू आर बराबर आर बार है ना, तो आर बराबर कितना हो सकता है, आर बार बाई कैपिटल M, आर बार बाई कैपिटल M, जहां पे कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M तुम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि अगर मैं सबस्टांस बदल दूं तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा 8.314 ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू बदल जाएगी। अगर O2 के लिए निकालोगे तो कुछ और आएगा, नाइट्रोजन गैस के लिए निकालोगे तो कुछ और आएगा, ठीक ना। जैसे अगर O2 के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो अगर RO2 निकालना है तुम लोगों को, RO2, अगर RO2 के लिए गैस कांस्टेंट पता कर रहे हो तो ये तो 8.314 ही रहेगा, अपॉन M की वैल्यू बदल जाएगी। M क्या है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा उसका, 32 हो जाएगा, क्या बताना। अगर N2 के लिए निकालोगे तो कुछ और आएगा। तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और ये या फिर गैस कांस्टेंट और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों अलग अलग चीजें, तो याद रखना। तो उसने बोला था कि पीवी बराबर एमआरटी पे बताइए, पीवी बराबर एनआरटी पे तो पता ही है, तो दोनों पे निकाल सकते हो, ठीक ना। अगर पीवी बराबर एनआरटी पे निकाल रहे हो तो एन, हाँ बोलो, मतलब अरे नहीं तो बताएंगे कैसे, ये अंतर करने के लिए बताएंगे कैसे कि कब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और कब मेरा गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। ऐसे पता नहीं चल पाएगा ना हम लोगों को। अगर मैं मान लो अगर मैं आर बार से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हर बार ही रिप्रेजेंट करता हूं और यहाँ पे भी मैं ऐसे लगा दूं, तब तो यार हो जाएगा ये मास वाला m इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि ध्यान से देखो ये वाला तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है ना, ये तो बदल सकता है, ये बदल सकता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो R है ना, ये R होती है प्रॉपर्टी ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। याद रखना किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। व्हाइल R बार इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक ना। क्या है ये, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं क्या इसको। चलो तो याद रखना, ठीक ना। तो या तो इससे पढ़ या फिर इससे पढ़, बात बराबर है, कोई अंतर नहीं आएंगे, ठीक ना। लेकिन हाँ अंतर पता रखना, तुमको पता रहना बहुत जरूरी है कि ये अगर एनआरटी लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बट अगर एमआरटी लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है ये गैस कांस्टेंट है, जो कि मेरे प्रॉपर्टी ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मेरी गैस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक ना। अगर मैंने गैस बदल दिया तो इस आर की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो ये वाली चीज कहीं पे या तो लिख लो, तो आगे बताएं तुम लोग का आइसोकोरिक। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे वो वाली चीज, ठीक ना। लेकिन फिर भी देखो इससे तो अंतर है ना, दोनों फॉर्मूले में देखने में तो अंतर पता ही चल रहा है, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़े। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते भैया, इसके लिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट सा जो बोला जा रहा है। तो अब एक बात बताना, मास क्या एक कांस्टेंट टर्म है, आर भी कांस्टेंट है, ठीक। और प्रोसेस कौन सा पढ़ो, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ो, यानी कि V कांस्टेंट खुद मान लिया है तुमने। तो PV बराबर mRT से अगर चलते हुए चलो तो ध्यान से देखो, V इसको तो चूज कर लिए हो, चूजन एज कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि कंडीशन ही वैसी लगा रखी है, ये कांस्टेंट होता ही है, ठीक। और M भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ क्या कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, अरे बोलना, या फिर
यहां से तुम लोग क्या निकाल सकते हो, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 वाला फॉर्मूला याद है, ये भी पढ़ा चुका हूं। तो ये तो हो गया तुम लोग का कौन सा ऐसे फर्जी सी चीज, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा चलो आइसोकोरिक प्रोसेस में इधर देख लेना, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल रहा है ना, तो माने कि यहाँ पे क्या हो रहा है तुम लोगों का, यहाँ पे इनिशियली कोई स्टेट 1 थी, ठीक, किसी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे इस वाली चीज को रिलेट कर सकते हो तुम लोग, देखो स्टेट 1 से कहाँ जा रहे हो, स्टेट 2 पे जा रहे हो, ये है तुम्हारा वॉल्यूम का एक्सिस और ये है तुम्हारा प्रेशर का एक्सिस। क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आया, लेकिन क्या प्रेशर में चेंजेस ऑकर कर रहा है। तो किसी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गए, तो यहाँ पे ऊपर जा रहे हो तो क्या प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, अरे बोलना। तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ के कंपैरिजन से अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हो और आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हो तो अगर P बढ़ रहा है तो क्या T भी बढ़ रहा होगा, अरे बोलो। और अगर मैं यहीं किधर की तरफ जाऊँ, नीचे की तरफ जाऊँ, किधर की तरफ जाऊँ, नीचे की तरफ जाऊँ, किसी स्टेट S3 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P घट रहा है, P घट रहा है तो क्या घट रहा होगा, T भी घट रहा होगा, अरे बोलो। अरे टी में भी डिक्रीमेंट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा सा एक सिंपल सा, इसीलिए इसका ग्राफ कभी भी तुम लोग को देखने को ऐसा ही मिलेगा, ठीक ना, पीवी ग्राफ फॉर किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो इसको अच्छे से ना अलग अलग कलर से बना लेना, ठीक ना। ये कोई स्टेट 1 था, यहाँ पे कोई स्टेट 2 था, यहाँ पे कोई स्टेट 3 था, इसको अलग पेन से बना लेना, इसको अलग पेन से बना लेना, ठीक ना। इसको लिख लो, तो अगले पे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा हम लोग का आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा है नेक्स्ट प्रोसेस, हो गया क्या ये, चलो इधर बताते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक ना। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहता होगा, फिर से वही कौन सा वाला फॉर्मूले, हेडिंग जमा ले, क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, माना है मैंने, चूज करा है प्रेशर को कांस्टेंट रखना मेरे हाथ में, इसलिए मैं उसको आइसोबारिक बोल रहा हूं। तो अगर P कांस्टेंट है तो अगर भाई फिर से PV बराबर nRT वाला फॉर्मूला लगा लो, P कांस्टेंट हो गया तो PV mRT, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तीन के तीनों कांस्टेंट है। तो यहां से क्या निकल करके आया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्या निकल करके आ रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है? V1 बराबर T1, बट यहां से हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V1 बराबर T1 कैसे है, वो वाला फिर से बताना चाह रही है क्या, P1/T1 बराबर P2/T2 वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा V1/T1 बराबर V2/T2। अरे तो ऐसे बोलो ना, V1 बराबर T1 थोड़े होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अरे ये सब पता रहेगा यार तुम लोग को, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 वहां लिखा जा सकता है। अच्छा, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए ग्राफ देख लीजिए, ये हो गया V, ये हो गया P, क्या बोल रहा है, क्या कांस्टेंट आपकी बारी तुम लोगों का, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। यानी कि देखो यहाँ पे फिर से कोई स्टेट 1 है, ठीक, किसी स्टेट 1 से किधर की तरफ गए, इधर की तरफ जाए, और किसी स्टेट 2 तक जा रहे हो, और यहाँ पे क्या है, किसी स्टेट 3 पे जा रहे हो, ठीक ना, इधर की तरफ। इसमें बना लेना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा बनाया तो है मैंने। तो यहाँ पे फिर से वही वाली कहानी कि देखिए भैया प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चले जा रहे हैं और मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसे वाले प्रोसेसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे भी वही वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, तो सेम चीज है, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक ना। लिख भी लेना मानो तो कि अगर इधर की तरफ आ रहे हो तो V डिक्रीज कर रहा है ना, अगर V डिक्रीज कर रहा है तो T भी डिक्रीज करेगा, और अगर V इंक्रीज कर रहा है तो T भी इंक्रीज करेगा, ठीक ना। किस वाले रिलेशन से ये बोला जा रहा है, इस वाले रिलेशन से बोला जा रहा है। चलो उसके बाद अब ध्यान से सुनना, अब दो जो केसेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस, और जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मिटा देना।
चलो हेडिंग जमाइए। अच्छा, इसका क्या नाम था? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और आइसोबारिक का क्या नाम दिया? कांस्टेंट प्रेशर, ठीक ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब तीसरा हेडिंग जमाइए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और उसी को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में ही तुम लोग को कंप्रेशन और एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा उसका जब ग्राफ बनाओगे तो, ठीक ना? अच्छा, मैं इन सब में ये लिखवा नहीं रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, मतलब ऐसा प्रोसेस, जैसे इन सब का डेफिनेशन भी दे सकते हो तुम लोग कि एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलता है लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशंस देखे जा सकते हैं, ठीक ना? तो इसको अंग्रेजी में अगर लिखना होगा तो आइसोकोरिक को कैसे लिखोगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द अदर टू स्टेट वेरिएबल्स such that pressure and temperature they may change, ठीक ना? they may change। तो ऐसे अपने मन से डेफिनेशन लिख लोगे ना? अरे बोलो, चल। तो अभी कौन सा है हम लोग का? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, पीवी बराबर एनआरटी से भी क्या ये वाली चीज की जा सकती थी? एकदम की जा सकती थी, कोई अंतर नहीं आता, ठीक ना? ये मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों को लास्ट ईयर बताया था कि जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक अलग होता है और वो अलग होता है। तो आज याद आया तो यहीं पे बता दिया, ठीक ना? तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ध्यान से देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस फिर से वही पीवी बराबर एमआरटी लगाइए, और अब की बारी क्या टी चूजन है कांस्टेंट रखने के लिए? आर कांस्टेंट होता ही है, एम कांस्टेंट है ही, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी क्या निकल करके आया? कांस्टेंट निकल करके आया। और ये जानते हो ये कहां से निकल के आता है? ये एक फॉर्मूला अलग होता है, पीवी टू दी पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जहां पे के की वैल्यू 1 है, ठीक ना? यहीं से एडियाबेटिक भी आएगा, यहीं से पॉलीट्रॉपिक भी आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आता है, इसको याद रखना। ये एक जनरल इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन से ना पीवी टू दी पावर के बराबर कांस्टेंट वाली इक्वेशन से ये जो पांच प्रोसेसेस लिख रखे थे ना मैंने, वो सभी के सभी प्रोसेसेस यहीं से डिफाइन किए जा सकते हैं अकेला। इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरल इक्वेशन बोलते हैं फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। और ये जो के की वैल्यू है ना, ये जो के की वैल्यू है ये वेरी करती है कहां से कहां? जीरो से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी तक, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक ना? तो ये सारी चीजें यहीं से निकल करके आई हैं, ठीक ना? चलो इधर देखो, बाद में अभी थोड़ी देर बाद आता है, पहले याद आ गया अभी तो बता देते हैं। इधर देख, अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बताना जरा। यहां से एक चीज निकल करके आएगी क्या? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अरे बोलो, लिखा जा सकता है? बताना। या फिर P इज इक्वल टू, अगर मैं कांस्टेंट को कोई C मान लूं तो ऐसे भी कुछ किताबों में तुमको देखने को मिल सकता है, ठीक ना? कि अगर मैंने इस कांस्टेंट को C मान लिया है तो P बराबर C/v, ठीक ना? एक ही बात बराबर, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक ना? दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे कंपैरिजन करोगे? कंपैरिजन अगर करो किस वाले से? जब वो पढ़े होगे तुम लोग, ये जब सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला सारी चीजें पढ़ोगे तो एक बार बताओ, y इंटू एक्स बराबर कांस्टेंट, ये किसका ग्राफ हुआ करता था? मतलब किसका इक्वेशन हुआ करता था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। किसका हुआ करता था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो याद रखिएगा इसका जो ग्राफ होगा कुछ वैसा ही रहेगा, हाइपरबोला का, ठीक ना? अब अगर वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से देख लो, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करो तो ये हो जाएगा P, इधर की तरफ रखेंगे V, यहाँ पे मैंने माना कोई मेरा स्टेट 1 है, ठीक ना? और इस स्टेट 1 से अगर मैं किधर की तरफ जाऊं? राइट साइड की तरफ जाऊं। किधर की तरफ? राइट साइड की तरफ जाऊं। तो ध्यान से देखिए, क्या वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रेशर घट रहा है? अरे बोलो, किसी स्टेट 1 से किसी स्टेट 2 पे जा रहे हो राइट साइड की तरफ, क्या जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या प्रेशर घट रहा है? क्या इस इक्वेशन से मैच कर रहा है ये वाली चीज? बताना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एक्सपेंशन की कंप्रेशन। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेगा कि कंप्रेस होगा?
एक्सपैंड करेगा। तो हाँ, अरे सही है, एक्सपेंशन ही बोलेंगे भाई। तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, अगर मैं इसी में स्टेट 1 से स्टेट 3 की तरफ जाऊं और मेरा स्टेट 3 कुछ इधर की तरफ हो, तो स्टेट 1 से स्टेट 3 की तरफ तुम लोग सही सही बनाना, मतलब देखने में ऐसा सा लगे, ठीक ना? तुम लोग सुंदर सुंदर बनाना, ठीक ना? तो अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो एक बार बताओ कितना हो जाएगा? ये इधर की तरफ वाले को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम घटता कब है? जब किसी चीज को कंप्रेस किया जाए। तो इसीलिए इसको क्या बोले? आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या नाम दिया गया इसको? आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक ना? अब बात आती है यहाँ पे तुम लोगों की कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ, अब यहीं पे सारा खेल है। वो जो क्वेश्चन था ना, कौन सा वाला, कि उसके लिए पढ़े तो कुछ ऐसा सा बना, आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए ऐसा सा बन गया, तो स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स देखो क्या क्या है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल इसके ले लो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। माइक ऑफ करो जरा। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक ना? ये जब फेज चेंज पढ़ोगे ना तो वहां पे मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फेज चेंज में ना टेम्परेचर हमेशा हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक ना? जब इसकी अवस्था बदलेगी ना, एक अवस्था से जब दूसरे अवस्था में जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक ना? टेम्परेचर जितना था उतना ही रहता है। जैसे कि जो चेंजेस ऑकर करते हैं ना, वो बाहर वाली एनर्जी के कारण ऑकर करता है। लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना? लेटेंट हीट का मतलब तो पता होगा, मैंने बताया है, छुपा हुआ हीट है। लेटेंट हीट का नाम ही कौन सा है? छुपा हुआ हीट है वो, ठीक ना? तो जो फेज चेंजेस ऑकर होते हैं ना, वहां जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में ना, वो लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक ना? बाहर से ना हमेशा, जैसे कि ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस का जो तुम्हारा सिस्टम रहेगा ना, अभी थोड़ी देर पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ना स्टेट वेरिएबल्स बदल रहे हैं, तो याद रखिएगा एक बहुत अच्छा इसमें वो है कि अच्छा, एक चीज देखो, शुरुआत से बोलते आ रहा हूं। हाँ देखो, ये जो सिस्टम है तुम लोगों का, जिस सिस्टम के लिए पढ़ो, अभी तक जो था वो क्लोज सिस्टम था, ठीक ना? और आइडियल गैस था। कहीं कोई और बता दे तो कंफ्यूज मत हो जाना। और क्लोज सिस्टम था, इसलिए मास कांस्टेंट लेकर के चल रहा हूं। भूल गया था ये, याद रखिएगा। ये जितना प्रोसेस अभी तक पढ़े हो ना, m बराबर कांस्टेंट करते रहे थे, ठीक ना? ऐसे नहीं करते रहे थे, ठीक ना? क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ रहे थे, ठीक ना? कांस्टेंट मास सिस्टम याद आया है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, एक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था और एक मास के रिस्पेक्ट में था। अरे बोलो। क्लोज सिस्टम जहां पे मास कांस्टेंट था, अरे याद है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ सिस्टम में। हाँ, तो ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जितनी चीजें तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये कौन सा वाला है? ये क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो? क्लोज सिस्टम के लिए। और वहां पे क्या है? और आइडियल गैस है, ठीक ना? क्लोज सिस्टम है और आइडियल गैस है। क्लोज सिस्टम है तो इसीलिए हर बारी मास कांस्टेंट ले रहा हूं। हर बारी मास कांस्टेंट ऐसे ही जनरली कभी मत ले लेना। ये चीज भूल गई थी, याद आ रहा है, बता दे रहा हूं। क्लोज सिस्टम है और गैस कौन सी स्टडी की जा रही है? आइडियल गैस। इसीलिए पीवी बराबर एमआरटी का इक्वेशन यूज किया जा रहा है, और चूंकि सिस्टम क्लोज्ड है इसलिए मास कांस्टेंट है, ठीक ना? अच्छा, अब वापस आते हैं यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेसेस में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो होगा ये बाहर के एनर्जी से प्रभावित रहते हैं लोग, ठीक ना? तो इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेसेस में एक बहुत मस्ट कंडीशन हो जाती है। जैसे अगर मैं कंडीशंस की चर्चा करूं तो ये लिख लिए थे, बताना हो गया था ना? ये कांस्टेंट चूजन है, ठीक ना? और ये तो होता है ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके कारण है? क्लोज सिस्टम की स्टडी की जा रही है उसके कारण कांस्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया लिख लिया था। तो अब यहाँ पे देखो, आइसोथर्मल प्रोसेसेस में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ठीक ना? पहला कौन सा? कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक ना? ये क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जाम्पल था ना। मेल्टिंग ऑफ आइस ऐसा होता है क्या कि फ्रिज से निकाल कर रख के तुरंत पिघल गया? अरे बोलो, ऐसा नहीं होता है ना? तो याद रखिएगा, एक इसका बहुत कॉमन सा वो पॉइंट्स है कि ये कौन सा? एक स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। दूसरा पॉइंट क्या है इसका?
इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो स्लोप होता है, ठीक ना, यानी कि जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसका स्लोप क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव। ये तो समझ आ गया, ये बच रहा है। अच्छा, इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक और पॉइंट बोलते हैं कि इसकी जो थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है। जब स्लोप नेगेटिव है यानी कि tan थीटा ही नेगेटिव आया होगा, ठीक, और tan थीटा नेगेटिव है यानी कि थीटा हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा रहा होगा, ठीक ना। तो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, हेंस थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये वाली चीज समझनी जरूरी है, तभी ये वाली कहानी समझ पाओगे कि क्यों आइसोथर्मल का ऐसा है, एडियाबेटिक का ऐसा और पॉलीट्रॉपिक का ऐसा है। साला पता कैसे करे कि कौन सा वाला है, ठीक ना। तो उसके लिए ये वाली चीज अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक ना। अच्छा, 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें एक और पॉइंट था कि हाँ देखो, चूंकि बाहरी इंटरेक्शंस होते रहते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए जो वॉल्स होनी चाहिए ना, जो वॉल्स होनी चाहिए हमारे सिस्टम की, या फिर जो भी मैं कंटेनर जिसमें भी रखा हूँ, वॉल्स शुड बी थर्मली कंडक्टिंग। वॉल शुड बी थर्मली कंडक्टिंग। वॉल शुड बी थर्मली कंडक्टिंग। देखो मैंने बोला था आइसोथर्मल, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक ना। आइसोथर्मल में पहला तो ग्राफ की कहानी समझ में आ गई कि क्यों ग्राफ ऐसे है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि ये जो ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाए थे, इस ग्राफ का स्लोप कैसे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कैसे 90 से ज्यादा है और क्यों इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक ना। ये था स्टेट 1 से 2 में गए थे और ये कुछ स्टेट 2 से 3 में गए थे, ठीक ना। तो अगर मुझे स्लोप पता करना हो इसका, तो स्लोप पता करने के लिए याद करो, मैंने तुम लोग को पढ़ाया होगा, dy/dx निकालते थे, याद है? अरे बोलो, अगर dy/dx पता चल जाए तो tan थीटा y m के बराबर हो जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पढ़ाया था ये, हार्टले ऑसिलेटर से पहले। अरे याद है कि भुला गया तुम लोग को? चलो, जहां पे क्यू पॉइंट पड़े थे, अरे तुम लोग इतना तो पता होगा ना कि हम लोग यहाँ पे ऐसा है चेंजेस मेजरमेंट लेना पड़ता है, गड़बड़ा रहा है, ये वाला dy/dx निकालते हैं तो हमको स्लोप मिलता है, ये तो पता होगा ना। हाँ, तब y वाली चीज यहाँ पे करनी है। अच्छा, यहाँ पे वहां पे y वर्सेस x का रहता था ना, y वर्सेस x का रहता था तो dy/dx निकालते थे। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है p वर्सेस v का, यानी कि dp/dv अगर मैं निकालूं तो यानी कि मैं स्लोप निकाल लूंगा, बताना। यहाँ पे अगर मैं क्या निकाल लूं, dp/dv निकालूं तो मैं स्लोप पता कर लूंगा। अब वो dp/dv निकलेगा कैसे, तो वही dp/dv निकालना है। तो देखो pv, अच्छा ये लिख लेना, ठीक ना। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी कई पॉइंट्स लिख सकते हो तुम लोग, ठीक ना, कि इसका कोई एग्जांपल हो गया इवेपोरेशन या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक ना। और क्या, मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और ज्यादा इसमें नहीं जानना है तुम लोग को। अब इसी में इसको अलग लिखा रहता है, इसको अलग लिखा रहता है, फिर tan थीटा वाला अलग लिखा रहता है, तो अलग अलग तुम लोग कर सकते हो, कई पॉइंट बन सकते हैं। मैंने एक ही बता दिया। अब ये वाला पॉइंट समझना कि ये जो लिखा हुआ है ये कैसे है, और सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हमको स्लोप निकालना है। अब देखो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, हमको क्या पता चल जाए, dp/dv पता चल जाए। अच्छा, dp/dv पता कैसे चलेगा, मेरे पास क्या है, pv बराबर कांस्टेंट, pv बराबर क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन के तौर पे, तो ये pdv प्लस vdp बराबर 0 लिख सकता हूं, बताना। यहाँ पे देखो क्या नेगेटिव नहीं आ गया, dp/dv दिख तो रहा है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, pdv बराबर माइनस ऑफ vdp, अरे बोलो, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ p/v इज इक्वल टू dp/dv, अरे बोलो, लिख सकता हूँ, अरे बोलो। और यही क्या है, यही तुम लोगों का स्लोप है, यानी कि यही क्या है, tan थीटा है। और ये जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और ये नेगेटिव आ रही है, यानी कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से क्या होगी, ज्यादा होगी, लेस होगी, ग्रेटर देन 0 होगा ना भाई। चलो, तो यहां से लिख लीजिएगा। तो ये प्रूफ है कि क्यों तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है, ठीक ना। और ये याद रखिएगा, ये dp/dv किसका लिख रहे हो, आइसोथर्मल का। किसका है ये, या फिर अभी ऐसे ही लिख, आइसोथर्मल तो है, हेडिंग जमा ही थे,
तो माइनस ऑफ पी बाई वी को क्या है, ये डी बाई डी वी, यानी कि स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज नेगेटिव ऑफ पी बाई वी। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज नेगेटिव ऑफ पी बाई वी, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज्यादा है। ये वाली बात लिख लीजिए। हो गया क्या? चलो अब देखो, एडियाबेटिक तुम लोग पढ़े नहीं हो, फर्स्ट लॉ पढ़ लिए रहते तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता। मैं बता दे रहा हूं, ठीक ना, बता दे रहा हूं, बस सुन लो। और जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं क्या है। ये फॉर्मूला कहां से आया है कई लोगों को पता भी होगा, ठीक ना, 11th में पढ़ाया जा चुका है ये। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट कैसे है, तो ये वाली चीज मैं कल करा दूंगा, ठीक ना। हम सोचे थे कि प्रोसेसेस में ये जल्दी जल्दी ये वाली चीज कवर हो जाए, उसके लिए हमको एक बाकायदा डेरिवेशन करना पड़ेगा, और वो डेरिवेशन भी तभी कर पाओगे जब तुम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता हो। तो या तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सीधा स्टेटमेंट, वो जो फॉर्मूला होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगा करके यूज कर दूं, ठीक ना, या फिर अलग अलग करें तो मेहनत लगेगा उसमें, इसीलिए मैंने इसको अलग करके कल ही करा दूंगा, ठीक ना। पहले एडी हेडिंग जमाओ, एडियाबेटिक प्रोसेस, समझ लो कि होता क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, चलो एडियाबेटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। देखो ऐसा प्रोसेस, ठीक ना, जहां पे पी वी और टी तीनों में चेंज ऑकर करे लेकिन किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज ना हो, किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज ना हो, यानी कि dq की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। dq की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। तो किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज, हाँ किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज ना हो, ठीक ना, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस ऑकर कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, एडियाबेटिक इसलिए लगाया गया क्योंकि जो जैसे किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज ना हो तो उसके लिए क्या करोगे, एडियाबेटिक वॉल्स लगा दीजिए। जब वॉल्स पढ़ोगे ना तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दो प्रकार के वॉल्स होते हैं, एडियाबेटिक और डायथर्मिक। पढ़ा चुका हूं मैं वॉल्स, वैसे याद है, बाउंड्री, वही बाउंड्री बोलो, वॉल बोलो, बात बराबर है, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, तो एडियाबेटिक वॉल्स जो, जैसे कि कोई एक ऐसा सिस्टम तुमने बनाया एडियाबेटिक वॉल्स की हेल्प से बना लिया, ठीक ना, तो उसमें तुमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में तुम वेरिएशन ला सकते हो, ठीक ना। तुम ऊपर का जो पिस्टन लगाए हो वो भी पिस्टन कैसा सा है, एडियाबेटिक वाला, और पिस्टन जब दबाओगे बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक ना। लेकिन सराउंडिंग के साथ, सिस्टम का जो इंटरेक्शन है सराउंडिंग के साथ, ऐसा बोलो कि हीट, मतलब हीट की चर्चा ना करो उसमें, ठीक ना, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे सिस्टम के या फिर ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेसेस का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो पीवी बराबर कांस्टेंट लिख रहा हूं ना, वो पीवी बराबर कांस्टेंट की जगह पे कुछ ऐसा सा लिखा जाता है, पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक ना। कहां से आता है ये मैं कल बता दूंगा। और ये जो गामा होता है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक ना। केटीजी जब पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने एटोमिसिटी पढ़ाई थी, याद है जी, एटोमिसिटी पढ़ाए थे, और गामा बराबर होता है सीपी बाई सीवी, अगर याद हो तो। जब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ोगे तो पढ़ाए होंगे वहां पे, सेकेंड ईयर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो वहां पे जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद सबका गामा निकलवाए थे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.67, ठीक, और डाई एटॉमिक के लिए कितनी होती है 1.4, और ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होता है 1.3, कुछ ऐसा ही होता है ना, 1.33। अरे बोलो, तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि गामा की जो वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 वाला है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 वाला है। गामा की जो वैल्यू होती है ये हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगी, ठीक ना। जो गामा की वैल्यू है ये हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट हमको पता है, और यहाँ पे सब खेल किसके लिए चल रहा था, सब चीज किसके लिए पढ़ रहे थे कि क्यों आइसोथर्मल ऊपर है, एडियाबेटिक नीचे है। अब हमको बस क्या प्रूफ कर देना है कि देखिए एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अरे बोलो, अगर मैं ये चीज को प्रूफ कर दूं तो क्या ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों एडियाबेटिक कैसे और आइसोथर्मल कैसे। देखो दिक्कत ये होता है ना कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेसेस के लिए फॉर्मूला है, ठीक ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, 1/V,
और एक कौन सा था जी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो उन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक ना। जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताते गए सारी चीजें बनती गई, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि कोई फॉर्मूला देख के बता दे कि हाँ भैया ऐसा ही घटेगा। अब इसके हेल्प से ग्राफ बना लोगे क्या, दिक्कत होगी, ठीक ना, नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए हम लोग फिर से स्लोप, इसीलिए मैंने पहले स्लोप बताया तुम लोग को। अगर आइसोथर्मल का स्लोप निकाल लियो, और आइसोथर्मल का स्लोप कितना आया है बताना जरा, dp ओवर dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p बाई v। अरे बोलो क्या यही आया है? अब ध्यान से देखो, और ये कैसे निकला था, ये निकला था जब PV बराबर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किए थे। यानी कि अगेन हमको क्या पता चल जाए, dp बाई dv पता चल जाए, लेकिन ये किसके लिए था, आइसोथर्मल के लिए था। हमको किसके लिए पता चल जाए, एडियाबेटिक के लिए अगर पता चल जाए तो हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो भैया स्लोप में अंतर है दोनों के, इसलिए ऐसा है। तो ध्यान से देखो, अब तो यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे PV टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट को। किसको डिफरेंशिएट करोगे, PV टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट को। अच्छा, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा बताना जरा, वही फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला खेल लगाओ। तो इसको तो ऐसा रखे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, गामा V टू दी पावर गामा माइनस 1 dV माइनस या प्लस कितना हो जाएगा VdP, और कांस्टेंट इधर है तो ये 0। अरे बोलो यही होगा क्या, कुछ मिस कर रहा हूं क्या? हाँ, गामा मिसिंग है यहाँ पे, गामा मिसिंग था। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या करूं मैं, अगर क्या कॉमन ले लूं, V टू दी पावर गामा माइनस 1 अगर कॉमन ले लो, V टू दी पावर गामा माइनस 1 अगर कॉमन ले लो तो कितना बचेगा बताना जरा, P इंटू गामा dV प्लस VdP बराबर 0। अरे बोलो, अच्छा कॉमन लेने का मतलब समझते हो ना, अपॉन में इतने से ही डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, अपॉन में ही इतने से। अगर मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो यानी कि x में इससे डिवीजन करूंगा और x में इससे डिवीजन करूंगा। मैंने क्या बोला, मैंने कितना कॉमन ले रहा हूं, मैं v टू दी पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं। जैसे ही मैंने v टू दी पावर गामा माइनस 1 कॉमन लिया तो v टू दी पावर गामा माइनस 1 इस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन में भी डिवाइड होगा और सेकंड टर्म ऑफ द इक्वेशन में भी डिवाइड होगा। तो जब सेकंड टर्म ऑफ द इक्वेशन में डिवाइड होगा तो ये वाली चीज ध्यान से देखो, अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो v इंटू गामा इंटू माइनस गामा प्लस 1 माइनस, और अगर बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाते हैं, पावर साइड हो जाते हैं तो क्या बस v बचेगा। अब ध्यान से देखो, क्या यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, p टाइम्स गामा इंटू dv प्लस vdp बराबर 0, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। यहां से क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको उधर भेजूं तो फिर से ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, dp VdP बराबर क्या इतना लिख सकता हूं क्या, माइनस ऑफ P इंटू गामा dV, और यहां से क्या लिख सकता हूं, dP अपॉन dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P अपॉन V इंटू गामा। अरे इतना लिख सकता हूं, इस वाले V को इधर भेज दिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले dP अपॉन dV आइसोथर्मल को क्या लिखा था बताना, आइसोथर्मल को लिखा था माइनस ऑफ P बाई V। तो क्या मैं यहाँ पे अब इसको, ये एडियाबेटिक के लिए पढ़ते आ रहे हो ना, ये किसके लिए पढ़ते आ रहे हो, एडियाबेटिक के लिए। तो क्या मैं इतना लिख सकता हूं क्या बताना जरा, dP ओवर dV फॉर एडियाबेटिक इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P बाई V की जगह पे क्या लिख दूं, dP अपॉन dV आइसोथर्मल इंटू गामा। अरे बोलो इतना लिख सकता हूं, बोलो। तो क्या यहां से ये बात एकदम साफ साफ क्लियर हो गई क्या हम लोगों को कि, अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी ऐसा भी बोल सकते हो, एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे और भी है। अगर इसको जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक बच्चे को डाउट था कि इसको इधर नहीं भेजेंगे, ठीक ना, क्यों भेजें, ऐसे ही सॉल्व करो। तो एक चीज देखना, इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सा वाला टर्म 0 होगा। वॉल्यूम कभी 0 हो सकता है क्या बताना जरा, वॉल्यूम कभी 0 हो सकता है क्या, कभी 0 नहीं हो सकता है। तो 0 क्या होगा, ब्रैकेट वाली चीज है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो एक एक्सप्लेनेशन ऐसा भी दे सकते हो, ठीक ना, कि वॉल्यूम, और किताबों में ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा तुम लोग को, v टू दी पावर गामा माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हेंस
Hence, the terms within the parenthesis will be equal to 0. ठीक ना? तो ऐसे प्रॉपर ऐसे लिख सकता है तुम सब, ठीक ना? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो एक बार बताओ, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि गामा जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये 1 से हमेशा ज्यादा है। तो अब एक बार बताओ, ये है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल में जब मैं 1 से ज्यादा क्वांटिटी वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब हमको मिल रहा है एडियाबेटिक का कर्व। तो किसका स्लोप ज्यादा है? अच्छा हाँ, किसका स्लोप ज्यादा है बताना? एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है, तो कौन ज्यादा नीचे की तरफ झुका रहेगा? एडियाबेटिक का कर्व, ठीक ना? तो इसीलिए यही रीजन है कि ये आइसोथर्मल का हमेशा ऊपर रहता है, ठीक ना, और ये एडियाबेटिक का हमेशा नीचे रहता है, ठीक ना? बोलो, बात समझ में आई? पक्का? तो यहां से क्या लिख सकते हो? यहां से अब ऐसा लिख सकते हो ना, dp अपॉन dv ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन dp अपॉन dv ऑफ आइसोथर्मल। अरे बोलो, आइसोथर्मल पूरा लिखना, आइसोथर्म करके लिख देना, ठीक ना, क्योंकि आइसो से कई थे हम लोगों के पास। बताओ, क्या पूरी बात क्लियर हुई अच्छे से कि क्यों एक नीचे है एक ऊपर है? पक्का सभी को समझ में आया? चलो, अब एक अंतिम और एक्स्ट्रा सा टॉपिक है, ठीक ना, वो कौन सा है? पॉलीट्रॉपिक। ये लिखोगे कि मिटा दे, या फिर लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अरे शांत रहो, लिखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अरे एक दिन में एक प्रोसेस वाला तो खत्म हो जाने दो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है ना, एडियाबेटिक जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक ना, कोई चेंज नहीं है। बस ना जो पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट लिख रहे हो ना, वहां पे पीवी टू दी पावर एन बराबर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? पीवी टू दी पावर एन बराबर कांस्टेंट होता है। और वो जो एन होता है उसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं क्या? बताना। उसको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं। पीवी टू दी पावर एन बराबर कांस्टेंट, ठीक ना। और ये एन को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है एन की वैल्यू, ये गामा से कम और 0 से ज्यादा होती है, या फिर 1 से ज्यादा होती है, ठीक ना। गामा से कम और 1 से ज्यादा होती है। अच्छा, जो गामा से कम है लेकिन 1 से ज्यादा है, ठीक ना, और गामा की वैल्यू हम लोग कहाँ तक देखे थे? 1.33 तक देखे थे। फिलहाल 1.33 तक देखे थे, किसके लिए? ट्राई एटॉमिक के लिए। तो अब एक बात बताना, गामा से कम है और 1 से ज्यादा है, और गामा भी 1 से ज्यादा है। तो अगर आइसोथर्मल के लिए ये हो गया तुम्हारा आइसोकोरिक, ये हो गया तुम्हारा आइसोबारिक, ये हो गया तुम्हारा आइसोथर्मल, ये हो गया तुम्हारा एडियाबेटिक। 1 से ज्यादा, गामा से कम, तो किस में लाई करेगा? आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच। किसके बीच लाई करेगा? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच, ठीक ना। तो इसको, ये कौन सा है? पॉलीट्रॉपिक। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना तुम लोगों की, ये कहां से निकल के आया? शुरुआत में जो मैंने एक जनरल इक्वेशन डील करा था ना, जनरल इक्वेशन कौन सा? पीवी टू दी पावर के बराबर कांस्टेंट से निकल करके आया। ये है जनरल कंडीशन, जनरल इक्वेशन, जहां पे के की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखो, वैल्यूज पुट करते जाइए। अगर पीवी टू दी पावर 0 कर दोगे तो क्या v कांस्टेंट हो? v की कहानी 1, तो ये कौन सा वाला कंडीशन हो जाएगा? ये केस 1 है, व्हेन k इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक ना। अच्छा, पीवी में v की इसकी वैल्यू कितनी कर दें? v की वैल्यू 1 कर दें, अगर सॉरी k की वैल्यू कितनी कर दें? 1 कर दें, तो pv बराबर कांस्टेंट आ गया। pv बराबर कांस्टेंट यानी कि p डायरेक्टली
यहाँ पे क्या बोलोगे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v किसके में था, आइसोथर्मल में था। अरे किसमें था, आइसोथर्मल में था, ठीक ना। और फिर क्या बोलोगे, PV की वैल्यू में K की वैल्यू कितनी हो जाए, N के बराबर हो जाए तो पॉलीट्रॉपिक, और अगर गामा के बराबर हो जाए तो एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक ना। आइसोकोरिक के लिए तनिक मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना। आइसोकोरिक का अलग तरीके से होता है, तो वो हम लोग को देखना नहीं, अभी तो हम लोग को पॉलीट्रॉपिक ही नहीं पढ़ना था, ठीक ना। तो सबका सब यहीं से निकल करके आता है, ये जनरल इक्वेशन है, PV टू दी पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक ना। तो अगर कभी हो सके कहीं तुमको एग्जाम में मिले ना, तो याद रखिएगा, इधर देखिए, K की वैल्यू अगर पूछे, K की वैल्यू पूछे, K की, तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी बताओगे, ये कौन सा वाला प्रोसेस है, अगर ये P है और ये B है तो इन्फिनिटी। अच्छा ये प्रोसेस कौन सा है, नहीं भाई, बस इस वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, इस वाले के लिए, यहाँ पे किसी स्टेट 1 में है तो K की वैल्यू 0। आइसोकोरिक के लिए कौन सा बताओगे, K की वैल्यू इन्फिनिटी। हाँ, और इसी के बीच में ना जो भी होता है, इसी के बीच में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक ना। अच्छा अगर यहाँ पे ऐसा बना करके दे दिया रहे 3 ठे लाइन, तो इसके लिए K की वैल्यू कितनी बोलोगे, 1, इसके लिए K की वैल्यू कितनी बोलोगे, N, और इसके लिए K की वैल्यू कितनी बोलोगे, गामा, ठीक ना। अच्छा ये कौन सा वाला हिस्सा डिस्कस किया जा रहा है, इन्फिनिटी से इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो कंप्रेशन की एक्सपेंशन, V बढ़ रहा है, तो याद रखिएगा ये एक्सपेंशन, यहां से यहां की जो चर्चा की जा रही है, ये एक्सपेंशन साइड ऑफ द गैस है, ठीक ना, या फिर एक्सपेंशन ऑफ द गैस है। और इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखो ये किसी स्टेट 1 से स्टेट 2 में यहाँ पे गया था, स्टेट 1 से स्टेट 2 में यहाँ पे गया था, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो भैया कांस्टेंट जा सकते हैं, बताना, ऐसे भी तो कांस्टेंट जा सकते हैं। तो हो सकता है तुम लोग को इधर के लिए पूछे, तो याद रखना इधर ये वाला जो हिस्सा होता है ये एक्सपेंशन साइड ऑफ या फिर एक्सपेंशन ऑफ द गैस के लिए होता है, और ये वाला हिस्सा किसके लिए होगा, कंप्रेशन ऑफ द गैस के लिए होगा। किसके लिए होगा, कंप्रेशन ऑफ द गैस के लिए होगा, ठीक ना। बताओ बात समझ में आई सभी को, सब इधर का स्लोप ऐसे ही, ये सब इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, सब एडियाबेटिक सबसे पहले लाई करेगा। चलो देख लो इधर की तरफ देख ही लो, तो कलरफुल चौक नहीं ना है इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहला ये एडियाबेटिक सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे ये वाला आएगा, और ये वाला बीच में ऐसे ही रह जाएगा, ठीक ना। ये आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि ध्यान से देखो आइसोथर्मल के लिए 1, ठीक, फिर उसके लिए N, इसके लिए गामा, और इसके लिए फिर से कितना, इन्फिनिटी। अब पिट वो करेंगे इन्फिनिटी, और ये K बराबर 0, ठीक ना। देखो इधर भी K बराबर 0, इधर भी K बराबर 0, इधर 1 2 3, इधर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे, अरे ऐसे ही ना बढ़ोगे। तो ध्यान से देखो सबसे नीचे अगर कलरफुल तरीके से बनाया जाए, चौक ही नहीं है यहाँ पे, देखो एक बार और बना दे रहा हूं, देखो साफ मिट भी नहीं रहा इससे। तो अगर एक्सपेंशन साइड और कंप्रेशन साइड के लिए पूछे तो ग्राफ आराम से बता सकते हो, अब तो समझ में आ ही गया होगा। देखो ये है तुम्हारा इंडिकेटर डायग्राम PV के लिए, ठीक ना। और ध्यान से देखो, माने कि यहाँ पे कोई स्टेट 1 और यहीं से सारे चेंजेस ऑकर कर रहे हैं, ये आइसोकोरिक, K की वैल्यू इन्फिनिटी, ये आइसोबारिक, K की वैल्यू 0, ये आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, और ये एडियाबेटिक, ठीक। अब यहाँ पे एडियाबेटिक ध्यान से देखो 0 से 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है ना, तो यानी कि K की वैल्यू 1, K की वैल्यू N जो होता है गामा से छोटा होता है। तो ध्यान से देखो इधर की तरफ 0 से इधर की तरफ बढ़ो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हो गया गामा,
ठीक, नाम दे लेना सभी का, ठीक ना, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, ठीक। और ये जो रीजन है, ठीक ना, ये जिसकी चर्चा कर रहे हो, ये कौन सा वाला है, ये तुम लोग का एक्सपेंशन रीजन ऑफ द गैस, एक्सपेंशन रीजन ऑफ द गैस, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, जरूरी थोड़े कि हर बारी ये भी तो, अब इधर की तरफ मैं पढ़ूंगा तो ये भी तो उसमें आ जाएगा आइसोबारिक में, या फिर अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो ये भी आइसोकोरिक में आएगा, ठीक। तो फिर से भाई आइसोकोरिक के लिए इन्फिनिटी यहाँ पे लगा दीजिए, आइसोबारिक के लिए k बराबर 0 यहाँ पे लगा दीजिए। अब यहाँ पे कौन सा, अब यहाँ पे डाउट होता है, क्वेश्चन सही था कि कौन सा पहले होगा, आइसोबारिक पहले होगा, सॉरी आइसोथर्मल पहले होगा कि एडियाबेटिक पहले होगा कि कौन सा पहले होगा। तो वो फिर से भाई k बराबर 1 वाला सबसे पहले आएगा, फिर k बराबर n वाला आएगा और फिर k बराबर गामा वाला आएगा। तो ध्यान से देखना, थोड़ा मोटा बना रहा हूं, ठीक ना। ये तुम्हारा गया कौन सा, एडियाबेटिक, ये जो बीच वाला है तुम्हारा ये कुछ ऐसा सा जाएगा, क्या नाम था इसका, पॉलीट्रॉपिक, और ये जो है तुम्हारा ये कौन सा रह जाएगा, आइसोथर्मल। तो याद रखिएगा आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक, ठीक ना। चलो अब बताओ, आप सभी को समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। अब इधर नाम ले लेना सभी का, किसी स्टेट 1 से किसी स्टेट 2 में गया है, यहाँ पे किसी स्टेट 3 में गया है, यहाँ किसी स्टेट 4 में गया है, यहाँ किसी स्टेट 5 में गया है, यहाँ किसी स्टेट 6 में गया है, यहाँ किसी स्टेट 6 प्राइम में है, सॉरी 2 प्राइम में है, ये वाला 3 प्राइम में है, ये वाला 4 प्राइम में है, ये वाला 5 प्राइम में है और ये वाला 6 प्राइम में है, ठीक ना। चलो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। अच्छा हाँ, रुको छूट रहा है ये वाला, इधर इसको क्या बोलोगे, कंप्रेशन साइड ऑफ द गैस, ठीक ना। ये कौन सा था, एक्सपेंशन साइड ऑफ द गैस, और ये कौन सा है, कंप्रेशन साइड ऑफ द गैस, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया, किसी को और कुछ पूछना है।